Hi, good morning all. How was the weekend? 2-3 दिन का break था. Okay, how was it is? It was good. Good morning, sir. Okay, have you done the practice? Practice कैसी चल रही है? Am I audible? Disconnected. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Yes. Okay, तो practice कैसी चल रही है सबकी? It is going good. Any issue you are facing? अभी तक का AWS में किसी को कोई issue है या फिर Linux में कोई issue है? Linux का practice commands. Linux में थोड़ा सा इशू है. क्या issue है? Your voice is low. Yes. हेलो. हाँ, yes, बोलो. यस विलास सर, एक्चुअली उसमें वो कमांड्स वगैरह थोड़े से वो यानी वीडियो बार बार रिपीट करना पड़ रहा. हाँ, मैंने कमांड्स भेज दिए ना आपको, लिस्ट भी भेज दिया है ना व्हाट्सएप पे. भेजा नहीं भेजा? नहीं भेजा नहीं आपने. ओके, आई विल शेयर विथ यू. ओके, डोंट वरी. वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट मैं प्रिपेयर करके आपको भेज देता हूँ. देन ठीक ठीक. यू विल हैव दैट रिसोर्स विथ यू. ओके, सो कमांड कॉपी का टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन कॉपी पेस्ट डायरेक्टली. ओके, बट या वीडियो तो देखना ही होगा बिकॉज बिना बिना वीडियो देखे वो जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में नहीं आएगा. सो यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन. ओके, इट इज फाइन. जितना आप रिपीट करोगे उतना आपका परफेक्शन बढ़ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. अदर देन दैट कुछ और इशू है और कुछ पूछना है, क्वेरी है, एनीथिंग? कुछ नहीं है? बाकी लोगों को सबको समझ में आ रहा है? इट इज गोइंग गुड, इजी लग रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको वो आसान लगना चाहिए. अगर आसान फर्स्ट टाइम में नहीं लगता है तो 2 बार करने के बाद तो भी आसान लगना चाहिए. ओके, डेफिनेटली मुझे गारंटी है कि दोबारा अगर देखोगे सेशन तो वो आसान लगने लगेगा. ओके, ऐसा और भी है किसी को कि मीन्स आसान नहीं लग रहा है? 2 बार रिपीट करने के बावजूद भी आसान आसान नहीं लग रहा है? नो, प्रैक्टिस कर रहे सब लोग? ओके. Yes, sir. सर माझं ते अकाउंट ओपन झालंच नाही ते. हॅलो सर. यस. हॅलो. हाँ. सर ते अकाउंट जे आहे ना AWS चं, हाँ. तर ते माझं ते हे डिक्लाइन करत होते अकाउंटचं. काय पेमेंट? विजा कार्ड. हा, पेमेंट. हा. हा, विजा कार्ड लागेल त्याला. विजा कार्ड किंवा मास्टर कार्ड असेल तर चालेल. रुपी कार्ड असेल तर ते नाही, ऍक्सेप्ट तेच करत विजा नाही. कार्ड होतं. हा, पण ऍक्सेप्टच करत नाहीये ते, माहित नाही. खूप वेळा ट्राय केलं मी. ट्राय विथ सम अदर ट्राय. कार्ड. दुसऱ्या कार्डने ट्राय करायचं. ऍक्च्युली ना सुरुवातीला सर थोडा इश्यू येते, नंतर होते ते 12 आवर्स नंतर होऊन जाते. होतं का? खूप वेळा ट्राय केलं मी, सकाळी पण ट्राय केलं. ते काय होतं एखाद्या वेळेस काही म्हणजे ओटीपी किंवा काही जर सपोज मिस असेल तर ते अकाउंट म्हणजे ते कार्ड जे ना ते टेम्पररी ब्लॉक होतं काही वेळेसाठी. ओके, सो मिस ट्राय आफ्टर सम टाइम. मीन्स एक 12 आवर्स किंवा 24 आवर्स नंतर परत ट्राय करा, शक्यतो होऊन जातं ते. आणि होत नसेल तर जस्ट डू द अल्टरनेट. अच्छा, ठीक आहे सर. येस तुषार. सर, माझा एक क्वेश्चन होता की आपला जो कोर्स आहे डेव्हऑप्सचा AI विथ त्याचा पूर्ण टाइम स्टॅम्प किती आहे? किती मंथ साठी आहे कव्हर करण्यासाठी पूर्ण? 2 मंथ्स मध्ये आपलं ट्रेनिंग आणि असाइनमेंट्स कव्हर होतात आणि 3rd मंथ मध्ये आपण लाईव्ह प्रोजेक्ट करतो. कारण आपल्याकडे डेव्हलपमेंट टीम आणि ऑटोमेशन टेस्टिंगची टीम आहे. ओके, सो त्यांच्यासोबत आपण कोलॅबोरेटिव्हली आपण लाईव्ह प्रोजेक्ट करणार आहोत. सर असं टोटल 3 मंथचं ड्युरेशन आहे. आणि प्रोजेक्टची डिफिकल्टी लेवल किती राहील? सॉरी, प्रोजेक्टची डिफिकल्टी लेवल किती राहील? जे
त्याच्यामध्ये जो काही एन्व्हायरमेंट जो बनवायचा आहे, डेव्हऑप्स मध्ये असं डिफिकल्टी वगैरे असं काही म्हणू शकत नाही आपण. ओके, कारण डेव्हऑप्स मध्ये डिफिकल्टी असं काही पार्ट नसतो, कारण त्याच्यामध्ये फीचर्स आहेत ना, फीचर्स किती वापरायचे काय त्याच्यावरती डिपेंड असतं. बट येस, जे काही MNC मध्ये ज्या पद्धतीचं एन्व्हायरमेंट क्रिएट करायचं असतं, ओके, दॅट काइंड ऑफ एन्व्हायरमेंट वी हॅव टू क्रिएट. सो त्या लेवलचं असेल नक्कीच. म्हणजे काही एंटरप्राइज लेवलचे ऍप्लिकेशन ज्या एन्व्हायरमेंट वरती डिप्लॉय होतात, तशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट आपण क्रिएट करून तशा प्रकारच्या एन्व्हायरमेंट वरती आपल्या ऍप्लिकेशन्स वगैरे जे आहेत ते सगळं आपल्याला डिप्लॉय करायचं आहे. CI/CD पाईपलाईन आपल्याला डिफाईन करायचं आहे सगळं. सो इट इज दॅट लेवल. ओके, म्हणजे असं अगदीच काहीतरी छोटंसं AWS इन्स्टन्स बनवा आणि मग झालं प्रोजेक्ट, असं नाही होणार आहे ते. ओके, सो कम्प्लिटली लाईव्ह प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये आपल्याला डिप्लॉय करायचं आहे. CI/CD पाईपलाईन्स आपल्याला लिहायचे आहेत फ्रॉम स्क्रॅच. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, ते एक एंटरप्राइज लेवलचे ऍप्लिकेशन ज्या पद्धतीने आपण डिप्लॉय करतो किंवा त्यासाठी जे एन्व्हायरमेंट लागतं, तशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट त्याच्यामध्ये क्रिएट केलं जाईल. त्यासाठी पेड सर्व्हिसेस घ्यावे लागतील का नंतर पुढे जाऊन? काय पेड? AWS पेड सर्व्हिसेस घ्यायला लागतील का पुढे जाऊन? येस, पेड सर्व्हिसेस लागतील. ते सगळं प्रोजेक्ट मध्ये दिलं जाईल. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. म्हणजे ते तुमच्या अकाउंटवरती होणार नाही, ते म्हणजे कंपनीच्या किंवा संस्थेच्या अकाउंटवरती होईल. ओके. येस, अजून काही कोणाला विचारायचं आहे? सर कोर्स झाल्यानंतर जॉब असिस्टंट पण आहे का तुमच्याकडून का काय? कोर्स कम्प्लिशन नंतर काय जॉब किंवा अप्रेंटिसशिप असं काही? हो, ते आपण सजेस्ट करतो, बट दॅट इज ऑनलाईन जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला, कारण आपलं हे सगळं स्किल बेसिस वरती आहे. म्हणजे कम्प्लिटली स्किल डेव्हलपमेंट हा पार्ट मेन आहे. स्किल डेव्हलपमेंट आपण आधी करतो, फोकस आपला स्किल डेव्हलपमेंट वरती असेल. स्किल डेव्हलपमेंटच्या बेसिस वरती मग तुम्हाला इंटर्नशिप आणि जॉब मिळू शकतो. असं इंटर्नशिपसाठी ज्या ज्या ठिकाणी वॅकन्सीज असतील ते आपण तुम्हाला कनेक्ट करून देतो. ओके, आणि त्या ठिकाणी मात्र तुम्हाला ते इंटरव्ह्यू जे असेल ते इंटरव्ह्यू तुम्हाला फेस करायचे आणि ते इंटरव्ह्यू क्रॅक तुम्हाला करायचा आहे. दॅट इज द ओनली थिंग. ओके, आणि जर सपोज ऑफलाईन असेल तर ऑफलाईन मध्ये आपण ते 100% करून घेतो. म्हणजे असाइनमेंट आणि प्रोजेक्ट जेव्हा कम्प्लीट होतात 100%, तर इंटर्नशिप मध्ये थोडा काही प्रॉब्लेम येत नाही. ऑफलाईन जे असतात त्यांच्यासाठी आपण 100% म्हणजे पेड इंटर्नशिप देतो. ऑनलाईन साठी पेड इंटर्नशिप भेटेल का, फ्री इंटर्नशिप भेटेल, मीन्स दॅट इज द डिपेंड ऑन युअर स्किल सेट. ओके, तुम्ही स्किल सेट स्वतः कसं डेव्हलप करता त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ऑफलाईन मध्ये आपण ते ऑफिसमध्ये दिवसभर बसून आपण त्यांच्याकडून करून घेतो. त्यामुळे ऑफलाईन मध्ये आपण गॅरंटी देतो की 100% पेड इंटर्नशिपच आपण त्याच्यामध्ये देऊ शकतो. तर ऑनलाईन मध्ये तो थोडासा पार्ट डिपेंड आहे, म्हणजे तुमचं इंटरव्ह्यू कसं जातं त्यावरती तुम्हाला पेड मिळेल का फ्री मिळेल त्याच्यावरती डिपेंड आहे. बट तुम्हाला इंटर्नशिप मिळेल त्याच्यामध्ये, आणि इंटर्नशिपच्या बेसिसवरती इंटर्नशिप मध्ये जो काही परफॉर्मन्स असेल त्या परफॉर्मन्स बेसिसवरती जॉब मिळेल. ही आपलं म्हणजे असं हे पाईपलाईन आहे, ही पाईपलाईन आपण डेव्हलप केलेली आहे. ओके. येस, आता या रिलेटेड म्हणजे जॉब रिलेटेड किंवा काही ह्या ज्या क्वेरी आहेत ना, ह्या क्वेरी आपण डिस्कस नंतर करूयात सेपरेटली. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट सेशन फॉर डिस्कस मीन्स दोज थिंग्स. ओके, टेक्निकली तुम्हाला प्रॅक्टिस करताना काय अडचणी येतात, ओके, त्या रिलेटेड आपण डिस्कस करूयात मोस्टली. बिकॉज आपल्याला टाइम आपल्याकडे लिमिटेड आहे आणि त्याच्यामध्ये जर आपण या गोष्टी डिस्कस केलो तर म्हणजे आपला टाइम जाईल त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, आय विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण जर तुमचं प्रॅक्टिसमध्ये काही इश्यू येत असतील, ओके, प्रॅक्टिसमध्ये काही अडचणी येत असतील, कुठला एखादा पार्ट समजला नाहीये, तर तो रिपीट करण्यासाठी हा आपला Q&A सेशन आहे. ओके, सो म्हणजे तेच प्रश्न विचारा बेसिकली. सो त्या प्रश्नांची 100% मी उत्तरं म्हणजे ते आपल्याला क्लिअर होणं गरजेचं आहे, कारण मागचा जर पार्ट आपला क्लिअर नसेल तर पुढचा पार्ट जो आहे तो त्याच्यावरती डिपेंड असतो, त्यामुळे तो आपल्याला कळणार नाही. म्हणून मी तुम्हाला प्रश्न जे विचारतो किंवा तुमचे काही क्वेरी असतील तर ते सांगा म्हणतो, ते त्यासाठी. ओके, आता बाकी तुमचं हे जे काही करिअर असिस्टंट वगैरे ह्या रिलेटेड ज्या गोष्टी असतील त्याचं आपलं म्हणजे एव्हरी विकेंडला आपलं सेशन असतं. ओके, वेबिनार असतं, त्या वेबिनार मध्ये तुम्ही जॉईन करू शकता आणि तिथं सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जे आहेत ना ते मी देत असतो. ओके, म्हणजे आपला कोर्स काय कसा वगैरे वगैरे या सगळ्या म्हणजे क्वेरी त्या ठिकाणी आपले क्लिअर होतील. ओके, अजून म्हणजे आपलं ह्याच्या रिलेटेड काही क्वेश्चन्स आहेत का? ओके, जे काही आपलं आतापर्यंत पोर्शन झालंय त्याच्यावरती प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्हाला काय अडचणी येतात त्या रिलेटेड काय असेल देन लेट मी नो. नो क्वेरीज? हॅलो सर. येस. सर लिनक्स आणि डाटाबेस म्हणजे सेम कॅटेगरीमध्ये येते का? नाही, डेटाबेस इज अ ऍप्लिकेशन.
database is an application, it is a software, and Linux is a platform, right? So that is the OS. OS आणि Platform. database हे दोन्ही different गोष्टी आहेत. OS we can say it is a platform, okay? Platform म्हणू शकतो, OS म्हणू शकतो. That is the, and database is completely application service. It is just like a SaaS product. स्टोरेज वगैरे मग ते त्यांच्या सेम असतात का? म्हणजे डाटाबेसेस मध्ये जसं आपण स्टोरेज करतो, लिनक्स मध्ये पण स्टोरेज होतं का मग त्यामध्ये? For database we need infrastructure also. Okay, database साठी आपल्याला infrastructure पण लागेल. Infrastructure means what? त्यासाठी मशीन लागेल, काहीतरी व्हर्च्युअल मशीन लागेल, राईट? तर ते व्हर्च्युअल मशीन ही जी सर्व्हिस आहे, RDS ची सर्व्हिस आहे, डेटाबेसची जी सर्व्हिस आहे, दॅट सर्व्हिस विल क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर अस. म्हणजे बॅकग्राऊंडला ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालेलं असतं. जसं आपण EC2 इन्स्टन्स क्रिएट करतो, तशाच पद्धतीचं EC2 इन्स्टन्स बॅकग्राऊंडला AWS आपल्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतं. ते आपल्याला बनवायची गरज नाही. आणि त्याच्यामध्ये जे काही OS लागेल किंवा त्याच्यामध्ये जे काही कॉन्फिगरेशन ऍप्लिकेशन्स लागतील, सपोर्टिंग पॅकेज, डिपेंडन्सीज वगैरे, हे सगळं AWS आपल्यासाठी इन्स्टॉल करून घेतं आणि रेडीमेड आपल्याला इन्व्हायरमेंट क्रिएट करून देतं. ओके, तर ते जे इन्व्हायरमेंट आहे, ते इन्व्हायरमेंट आपण फक्त वापरायचं आहे. बट आपण जर नॉर्मल व्हर्च्युअल मशीन क्रिएट केलं, देन व्हर्च्युअल मशीन वी हॅव टू कॉन्फिगर ॲज अवर ओन. आपल्याला सगळं ते कॉन्फिगर करावं लागेल, इन्स्टॉलेशन सगळं आपल्याला करावं लागेल. लिनक्सच्या कमांड्स वापरून आपण ते मॅनेज करू शकतो. दॅट इज द डिफरंट थिंग. हा पार्ट त्याच्यामध्ये असतो. म्हणजे डेटाबेस जरी घेतलं तरी डेटाबेस साठी आपल्याला डेटा कुठेतरी ठेवावाच लागेल ना. तर तो जो काही इन्व्हायरमेंट आहे, ते इन्व्हायरमेंट म्हणजेच ते स्टोरेज आहे त्याचं. EC2चं स्टोरेज आणि ते स्टोरेज नियर अबाउट सेम. ओके, स्टोरेज सगळ्या ठिकाणी सारखंच असतं. ठीक आहे. येस, एनिथिंग एल्स? ओके सर. सर ये पूरा ये कोर्स AWS पे रहेगा क्या, डेवऑप्स, या फिर Azure या GCP भी आप पढ़ाने वाले? AWS का हो चुका है अपना, अभी AWS हमने कवर किया है, AWS के सर्विसेज. अभी बाकी Azure और GCP जो है, ये अपना कोर्स खत्म होने के बाद हम उसका ओवरव्यू ले लेंगे. ओके, कि वहां पे कौन से सर्विसेज है सिमिलर टू AWS. दोज थिंग वी विल डिस्कस लेटर. ओवरव्यू लिया जाएगा सभी क्लाउड का, सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, उसमें कौन से फीचर्स है, कौन से सर्विसेज है, उसका ओवरव्यू रहेगा. एंड टू एंड हम उसको नहीं देखेंगे. जो भी सर्विसेज है वो सर्विसेज एंड टू एंड सीखेंगे नहीं, बट ओवरव्यू उसका दिया जाएगा. Okay, so we will start today's session. So in the last session हमने देखा था कि जो भी लिनक्स है, लिनक्स के बेसिक कमांड्स, लिनक्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, या फिर लिनक्स में कौन से बेसिक कमांड्स है, उसका यूज करके हम लिनक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो चीजें हमने देखी थी. ठीक है, आज हम आगे का पार्ट देखेंगे. लिनक्स रिलेटेड ही आगे का जो भी चीजें है, वो चीजें हम देखेंगे. लिनक्स में हमने देखा था कि बेसिक यूजर मैनेजमेंट देखा, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट देखा, देन डायरेक्टरी मैनेज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टरी और फाइल फोल्डर जो है उसका मैनेजमेंट. उसके बाद हमने देखा फाइल परमिशंस, फाइल और फोल्डर को परमिशंस कैसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ chmod कमांड. ch1 कमांड से उसका ओनर हम चेंज कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा कि सॉफ्टवेयर जो भी है, सॉफ्टवेयर या फिर पैकेजेस लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो चीजें हमने देखी. उसके बाद सर्विस मैनेजमेंट हमने देखा, सर्विस को कैसे स्टार्ट कर सकते, कैसे मैनेज कर सकते, कैसे स्टॉप कर सकते, उसका स्टेटस कैसे देख सकते, ये चीजें देखी. तो आज हम देखेंगे ऑन प्रीमाइस, मींस जो भी हमारा मशीन रहेगा. जैसे कोई भी कंपनी अगर होती है तो उस कंपनी में उनका एक खुद का जो सर्वर है, वो सर्वर उनको वो सेटअप करना होता है. ओके, तो वो सर्वर कैसे सेटअप होगा, उसके अंदर वर्चुअल मशीन्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और उस वर्चुअल मशीन में ये लिनक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, और इस लिनक्स को कैसे हम ऑपरेट करेंगे, वो चीजें जो है वो हम देखेंगे. इसको ऑन प्रीम या फिर ऑन प्रीमाइसेस वर्चुअल मशीन सेटअप, या फिर ऑन प्रीमाइसेस सेटअप, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं. वर्चुअल मशीन या फिर VM सेटअप बोल सकते हैं. इसके लिए ये ऑन प्रीमाइस वर्चुअल मशीन सेटअप करने के लिए, ऑन प्रीमाइस इज नथिंग बट दिस इज द फिजिकल सर्वर. जो भी फिजिकल सर्वर रहेगा वो सर्वर,
जैसे कि अभी हमारा लैपटॉप है या फिर हमारा पीसी है, ओके, दैट इज आवर फिजिकल सर्वर या फिर फिजिकल मशीन है। इस फिजिकल मशीन में हम वर्चुअल मशीन का सेटअप कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअल में उसमें रिसोर्सेस नहीं होते, जस्ट लाइक उसमें डायरेक्टली फिजिकल रैम नहीं होता, फिजिकल उसमें सीपीयू नहीं होता, फिजिकल उसका स्टोरेज नहीं होता। ओके, जो भी अपना होस्ट मशीन होगा या जो भी अपना लैपटॉप होगा, इस लैपटॉप के ही रिसोर्सेस हम अलोकेट करते हैं उस मशीन को, और वो वर्चुअल मशीन जो है अपने लैपटॉप की मेन जो मशीन रहेगा वो मेन मशीन का ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हमको जस्ट एक छोटा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है। जैसे कि अभी हमारा सपोज विंडोज मशीन है, और इस विंडोज मशीन में अगर हमको लिनक्स यूज करना है या फिर लिनक्स का इन्वायरमेंट हमको क्रिएट करना है, दैट टाइम वी कैन क्रिएट ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करके वहां पे हम हमारा लिनक्स जो भी है लिनक्स ओएस उसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उस ओएस में हम हमारे जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर हम उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन हमारे मशीन में इंस्टॉल होना जरूरी है। दैट इज VMware एक टूल है या फिर एक एप्लीकेशन है, इसका यूज करके भी हम वर्चुअल मशीन जो है हमारे मशीन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा है ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स, ये भी अच्छा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन यूज करके हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमको डाउनलोड करना होगा वर्चुअल मशीन, और उबुंटू हम डाउनलोड डाउनलोड करेंगे। इसके जो लिंक्स है, लिंक्स भी मैं आपको शेयर करूंगा। जस्ट हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं VMware। VMware डाउनलोड, जैसे ही ये VMware डाउनलोड करेंगे देन हमको ऑप्शंस मिल जाएंगे। VMware एक वर्चुअलाइजेशन के लिए ये टूल बनाया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एप्लीकेशन बना हुआ है। इसका यूज करके हम वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं हम फिजिकल मशीन पे। अगर हमारे पास विंडोज मशीन है तो उस विंडोज मशीन में हम एक छोटा सा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, और उस वर्चुअल मशीन में हमको जो ओएस चाहिए वो ओएस हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप है या फिर हमारा जो भी डेस्कटॉप मशीन रहेगा, उस मशीन में ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए VMware इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये VMware के ऑफिशियल साइट पे जाइए, vmware.com, और वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। ओके, वी कैन जस्ट नेविगेट हियर। तो यहाँ पे डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, ओके, ये आता है। तो इससे हम वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए वर्कस्टेशन प्लेयर ये एप्लीकेशन यहाँ पे है, ये एप्लीकेशन हमको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो इसमें दो वर्जन आते हैं, इसमें फ्री वर्जन भी आता है। नॉन कमर्शियल के लिए हम ये फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं, और कमर्शियल वर्जन के लिए हम कमर्शियल लाइसेंस हमको पे करना होगा। ओके, तो अभी के लिए हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, ट्राई वर्क स्टेशन 17 प्लेयर फॉर विंडोज, इसको डाउनलोड कर सकते हो आप। ओके, ट्रायल वर्जन ले लो, और इसमें हम पर्सनल यूज के लिए हम ये फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसमें कोई पे करने की जरूरत नहीं, या फिर इसका लाइसेंस बाय करने के लिए हमको कोई जरूरत नहीं होगी। ओके, यहाँ पे डाउनलोड नाउ करो। डाउनलोड नाउ करने के बाद ये इसका वर्चुअल मशीन का एक EXE डाउनलोड हो जाएगा, एंड वी कैन इंस्टॉल दैट EXE। ओके, जैसे कि अभी डाउनलोड किया तो देखो यहाँ पे अभी ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, टिल दैट टाइम हम ये वर्चुअल बॉक्स, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो ये मैं आपको लिंक जो है, ये लिंक आपको यहाँ पे चैट में दे रहा हूँ, तो इसको कॉपी करके आप रखिए। यहाँ से हम VMware प्लेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा एक नया टैब खोलते हैं, और वहां पे हम वर्चुअल बॉक्स, इसको हम सर्च करते हैं, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करो तो आपको मिल जाएगा। ये वोरेकल का प्रोडक्ट है, वोरेकल ने इसको डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन है डायरेक्टली, तो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड सेक्शन।
Sir, you are talking on mute. Okay, sorry, network disconnect हुआ था. Okay, that's why session got disconnected. Okay, can you hear me now? Yes, 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 sir. sir. Okay. ओके, सो दिस इज द वर्चुअल बॉक्स. इसको वर्चुअल बॉक्स को जैसे आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे डायरेक्टली, ओके, तो ये वर्चुअल बॉक्स आपको मिलेगा. देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द विंडोज होस्ट. यहाँ पे आपको विंडोज होस्ट के ऊपर सिलेक्ट करना है, बिकॉज विंडोज मशीन है तो विंडोज सिलेक्ट करो. अगर आपका मैक ओएस है या फिर लिनक्स है तो वो उस ऑप्शन को वो ओएस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. माई मशीन इज विंडोज. आई होप आपका मशीन भी विंडोज होगा. तो इस विंडोज होस्ट के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे देन ये वर्चुअल बॉक्स जो है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा. सो आई विल गिव यू दिस लिंक एज वेल. इस लिंक को आप आपके यहाँ पे कॉपी करके रखिए. तो इस तरह से हमने ये VMware और वर्चुअल बॉक्स ये दोनों भी हमने प्लेयर जो है इंस्टॉल करे हैं. तो ये हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी हमको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है उसके लिए वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइजेशन टूल हमारे पास हमारे मशीन में होना जरूरी है. ओके, विदाउट वर्चुअलाइजेशन टूल या फिर वर्चुअलाइजेशन का कोई एप्लीकेशन, उसके बिना हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर सकते. तो ये VMware और ये वर्चुअल बॉक्स ये दोनों भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये अभी वर्चुअल बॉक्स हमारा इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है. ओके, वी कैन जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड के फोल्डर में आप जा सकते हो. ओके, जो भी आपका डाउनलोड का फोल्डर रहेगा उस फोल्डर में जाने के बाद ओके वी कैन सी जो भी हमने ये डाउनलोड किया है VMware और वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स, तो ये दोनों हमको EXE मिल जाएंगे. ओके, जस्ट यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द डबल क्लिक इसको इसके ऊपर क्लिक करो तो ये EXE खुल जाएगा एंड वी कैन स्टार्ट इंस्टॉलेशन ऑफ दिस वर्चुअल बॉक्स. तो इसके बेसिक ऑप्शंस होते हैं और उसका यूज करके हम इसको डाउनलोड सॉरी इंस्टॉल कर सकते हैं. फर्स्ट ये परमिशन पूछेगा सुपर एडमिन राइट्स के लिए एंड देन आप इसको प्रिपेयरिंग इंस्टॉल ये इंस्टॉलेशन का विजार्ड खुल जाएगा एंड देन क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, जो भी डिफॉल्ट ऑप्शंस होंगे वही डिफॉल्ट ऑप्शन हमको रखने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. ओके, ये वार्निंग आएगा नेटवर्क जो भी हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे मशीन का वो मॉडिफिकेशन होंगे उसमें. एक वार्निंग आएगा, इसको यस करना है हमको, देन क्लिक यस एंड इंस्टॉल. जैसे ही हम ये इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल करने के बाद ये वर्चुअलाइजेशन फीचर हमारे मशीन में आ जाएगा एंड देन हम नया वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हमने AWS में EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था दैट इज द वर्चुअल मशीन, उस वर्चुअल मशीन को हमने एक्सेस किया था पुट्टी के थ्रू. तो सिमिलरली वी कैन क्रिएट आवर ओन EC2 वर्चुअल मशीन हम हमारे मशीन में क्रिएट कर सकते हैं और वो जो वर्चुअल मशीन है वो वर्चुअल मशीन हम यूज कर सकते हैं. हम हमारे होस्ट मशीन से जो भी हमारा विंडोज मशीन रहेगा वो हमारा होस्ट मशीन रहेगा और जो भी इस वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware से जो हम मशीन बनाएंगे दैट विल बी आवर वर्चुअल मशीन.
ओके देन अभी ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ओके यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है। बाय डिफॉल्ट हम इसको अगर फिनिश करेंगे, चेक करके फिनिश करेंगे तो ये वर्चुअल बॉक्स जो है ये खुल जाएगा, एप्लीकेशन डायरेक्टली खुल जाएगा। अदरवाइज इसको स्टार्ट मेनू में जाके हम इसको शुरू भी कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, फिर भी मैंने आपको इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताने थे इसलिए मैंने इसको फिर से इंस्टॉल किया। ओके जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे देन ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके नाउ यू कैन सी इस तरह से आपको ये वर्चुअल मशीन का एक विंडो आ जाएगा। ओके ये एप्लीकेशन यूज करके हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमको वर्चुअल मशीन, विंडोज मशीन में फिर से और एक विंडोज चाहिए, तभी भी हम इस वर्चुअल बॉक्स का यूज करके हम एक नया वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमको जो भी ओएस रहेगा उस ओएस का पैकेज हमको डाउनलोड करना होगा। जैसे कि अगर सपोज हमको लिनक्स चाहिए, ओके लिनक्स इस मशीन में वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना है, या फिर रेड हैट हमको इंस्टॉल करना है, जो भी कुछ हमको ओएस इंस्टॉल करना होगा उस ओएस का आईएसओ फाइल हमको डाउनलोड करना होगा। तो अभी हम उबंटू को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओके उबंटू डाउनलोड आईएसओ ऐसा सर्च करो। सर्च होने के बाद आपको ये डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप ये ऑप्शन मिल जाएगा। ओके वी कैन यूज दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन यूज करके हम जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा उबंटू का वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डाउनलोड 22.0.4.3 ये जो है दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। तो ये लेटेस्ट वर्जन जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये लेटेस्ट वर्जन हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी उबंटू का मींस 23 वर्जन भी चल रहा है, दिस इज इन डेवलपमेंट। हाँ तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जो भी जब भी इसमें मॉडिफिकेशन होंगे, नए वर्जन आएंगे तो वर्जन जो है यहाँ पे इस पेज में अवेलेबल हो जाते हैं, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिंक भी मैं आपको देता हूँ, इसको भी डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको एक आईएसओ फाइल मिल जाएगा। वो आईएसओ फाइल यूज करके हम नया इंस्टेंस या फिर नया वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू ऑप्शन है। ओके यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द न्यू। जैसे हम इसके ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमको कुछ ऑप्शंस पूछेगा। ओके जैसे कि इस वर्चुअल मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू गिव नेम। सपोज हम यहाँ पे बोलते हैं डेओप्स, ठीक है। उसके बाद ये जो भी मशीन हम क्रिएट करेंगे, इस मशीन के जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगे या फिर इसका स्टोरेज जो भी रहेगा वो हमारे फिजिकल स्टोरेज डिवाइस पे कहीं पे हार्ड डिस्क पे हमारे पास होना चाहिए। तो हार्ड डिस्क में कोई फोल्डर हम क्रिएट करेंगे और इसके जो भी इस वर्चुअल मशीन के जो भी फाइल्स रहेंगे वो फाइल्स उस हार्ड डिस्क में बन जाएंगे। ओके उस फोल्डर में बन जाएंगे। तो हमको ये फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर में हम ये हमारा जो भी वर्चुअल मशीन का फोल्डर रहेगा ये फोल्डर बन जाएगा और इस फोल्डर के अंदर इस वर्चुअल मशीन को जो जो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा वो कॉन्फ़िगरेशन उसमें स्टोर हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये सी ड्राइव में यूजर का फोल्डर होता है, उसमें वर्चुअल बॉक्स वीएम्स ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट होता है। इस फोल्डर के अंदर ये हमारा इस मशीन का जो भी डेटा रहेगा, डेटा और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वो सब इसमें स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद जो ओएस हमको इंस्टॉल करना है वो ओएस हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ओके यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक करके आप जो भी हमारा ओएस डाउनलोड हुआ है आईओएस फाइल आईएसओ, ओके तो वो आईएसओ फाइल हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके आईएसओ इमेज हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे पास अभी ये ई ड्राइव में मेरे पास एक रेड हैट लिनक्स का भी ओएस है और उसके साथ साथ उबुंटू तो ये उबुंटू का भी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ओएस हमको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे ये जो आईओएस है उबुंटू का आईओएस में सिलेक्ट करता हूँ एंड देन क्लिक ओपन। ओके उसके बाद हमको करना है नेक्स्ट। ओके बाकी कॉन्फ़िगरेशन अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। जैसे हम ये आईओएस सिलेक्ट करेंगे जो भी इमेज रहेगा उस इमेज के बेसिस पे ये उसका एडिशन, उसका टाइप, वर्जन ये सारी चीजें उसमें सिलेक्ट हो जाएगी। ये हमको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके देन क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जब भी ये ओएस जैसे कि हम यहाँ पे उबुंटू इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये उबुंटू के लिए उबुंटू जब भी इंस्टॉल होगा तो उसमें जो ओएस यूजर नेम रहेगा वो यूजर नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा। यूजर नेम पासवर्ड अगर हम सेट नहीं करेंगे तो ये लॉगिन नहीं कर पाए उस मशीन में या फिर उस ओएस में हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड सेट करना है। बाय डिफॉल्ट ये वी बॉक्स यूजर ऐसा आ जाता है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे यूजर नेम रखते हैं
उबंटू, और मैं पासवर्ड भी वही सेट करता हूँ। जो भी है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, ये पासवर्ड हमको याद रखना होगा। दिस इज द रूट यूजर, जो भी फर्स्ट टाइम यूजर हम इसमें इंस्टॉल करते हैं तो वो यूजर यहाँ पे बन जाता है। तो दिस इज द एडमिन यूजर भी बोल सकते हैं या फिर रूट यूजर भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद गेस्ट एडिशनल्स, इसमें जो भी नेटवर्क ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, ग्राफिक ड्राइवर वगैरह, तो वो जो है वो इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। इसलिए यहाँ पे गेस्ट एडिशंस इसको हमको चेक करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब भी ये वर्चुअल बॉक्स क्रिएट होगा, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा, उसमें बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद हमको यहाँ पे जो भी हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पे करना होगा। जो भी हमारे पास मेमोरी रहेगा, जो भी रैम रहेगा, उस रैम का कितना % हम इस वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास 16 GB अगर मेमोरी है, 16 GB रैम अगर हमारे पास है, तो 2 GB का हम इंस्टेंस यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारे मेन मशीन में जितना रैम रहेगा, उस रैम से ही यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन को रैम अलोकेट हो जाता है। जैसे ये वर्चुअल मशीन हम शुरू करेंगे तो हमारे मेन जो भी हमारा डिवाइस रहता है, मेन हार्डवेयर जो रहेगा, उस हार्डवेयर में जितना भी रैम इंस्टॉलेशन रहेगा, उस रैम से इतना रैम जो है कम हो जाएगा। सपोज 16 GB मेमोरी मेरे पास मेरे लैपटॉप में अगर है, उसमें से अगर 2 GB रैम मशीन के लिए, और हमारे मेन मशीन में हम सिर्फ 14 GB रैम ही यूज कर पाएंगे। ओके, 14 GB रैम रहेगा। तो वर्चुअल मशीन अगर शुरू करते हैं इस मशीन में, तो मेन हमारा जो भी मशीन रहेगा, वो मेन मशीन का स्पीड थोड़ा सा कम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपके मेन मशीन में कितना स्पेस है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमको रैम सेट करना है। ठीक है, अभी 2 GB इज इनफ, तो 2 GB हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 GB इसका मतलब 2048 MB। ओके, इसलिए 2 GB हम यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे फिजिकल मशीन में जितने भी सीपीयू के कोर है, ओके, हमारे मल्टी कोर सीपीयू होता है। जैसे कि हम बोलते हैं 4 कोर सीपीयू, ओके, 6 कोर सीपीयू, ऐसे अलग अलग एक हमारा सीपीयू का जो डिवाइस रहता है, उस सीपीयू में भी अलग अलग कोर्स होते हैं। ओके, तो जितने कोर हमारे पास है, उसमें से एक कोर जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारा जो भी मशीन है, वो मशीन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि 8 सीपीयू, अभी मेरे मशीन में 8 सीपीयू है और 16 GB मेमोरी है, तो उसमें से हम ये अलोकेट करते हैं। ओके, तो 1 कोर मींस हमारे पास 8 सीपीयू है, तो उसमें से एक सीपीयू इस वर्चुअल मशीन को हम दे सकते हैं। तो ये एक सीपीयू हम इसमें देते हैं, और 2 GB रैम इसमें हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद हमको स्टोरेज देना होगा, जैसे कि हार्ड डिस्क, मेमोरी और सीपीयू, ये 3 चीजें कोई भी मशीन अगर होगा तो उसमें ये 3 जो फीचर्स है, ये 3 फीचर होना जरूरी है। तो इसमें हम स्टोरेज कितना चाहिए वो स्टोरेज हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे स्टोरेज कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हमारा जो भी फिजिकल हार्ड ड्राइव रहेगा, फिजिकल जो डिवाइस रहेगा, डिस्क रहेगा, उसमें से ये इतना जो भी GB स्टोरेज रहेगा, ये स्टोरेज यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 25 GB है, ये हम यहाँ पे रखते हैं, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। आपका जो भी हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में स्पेस कितना अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मेरा जो मशीन है, इस मशीन में हार्ड डिस्क स्पेस कितना है हम देखते हैं। तो ये मेरा जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन सी ड्राइव में बनेगा। ओके, सी ड्राइव में स्पेस कितना अवेलेबल है, 25 GB। अगर 25 GB अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इस सी ड्राइव में कोई स्पेस बचेगा नहीं। ओके, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 25 GB की जगह पे हम इसको करते हैं 15 GB। ओके, इसको 5 GB 10 GB भी कर सकते हैं, 10 GB मिनिमम हमको चाहिए। 10 GB से अगर बिलो करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये जो भी मशीन रहेगा, ये मशीन काम करेगा नहीं। ओके, तो इसलिए हमको मिनिमम 10 GB चाहिए, तो हम इसको 15 GB रखते हैं। ओके, क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद जो भी हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सीपीयू कितना लिया है, मेमोरी कितना लिया है, उसके बाद इसका जो भी ये जब वर्चुअल मशीन बनेगा तो ये कौन से लोकेशन पे बनेगा, ये लोकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे समरी के लिए मिलेगी, एंड देन क्लिक फिनिश। जैसे हम ये फिनिश करेंगे, तो ये हमारा जो ये मशीन है, ये मशीन हमारा क्रिएट हो जाता है। मशीन क्रिएट होगा और ये मशीन शुरू हो जाएगा। ये मशीन मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इस मशीन को सिलेक्ट करने के बाद
ये ऑलरेडी मशीन है हमारे पास एक Ubuntu का, इस मशीन को हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ये सारे ऑप्शन जो है हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अंदर अगर पहले हमारे पास रैम ज्यादा था, उसके बाद हमको रैम कॉन्फ़िगर करना है, रैम चेंज करना है, तो इस मशीन को हमको स्टॉप करना होगा फर्स्ट। स्टॉप करने के बाद हम उस सेटिंग में जाके उसका जो भी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन है फिर से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, उसमें मेमोरी बढ़ानी है हमको, ओके मेमोरी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज अगर हमको चेंज करना है, स्टोरेज स्टोरेज चेंज नहीं कर सकते, स्टोरेज बढ़ा नहीं सकते, बट एडिशनल स्टोरेज हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 GB का हार्ड डिस्क स्पेस हमने क्रिएट किया था, बट फिर से अब और हमको चाहिए डिस्क स्पेस, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं एडिशनल स्टोरेज। उसके बाद सिस्टम में हम सीपीयू जो भी है, सीपीयू भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सिस्टम सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड, उसमें मेमोरी वगैरह हम कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड देन प्रोसेसर के अंदर हम सीपीयू यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्सेलरेशन, ये डिफॉल्ट फीचर्स है, ये फीचर हम इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये इंस्टेंस शुरू हो जाएगा, वर्चुअल मशीन शुरू हो जाएगा, तो इस मशीन में उबंटू का इंस्टॉलेशन बाय डिफॉल्ट शुरू हो जाता है और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी ये दिस विल टेक सम टाइम, ये टाइम लेगा, इसीलिए हम इसका इंस्टॉलेशन अभी स्किप करते हैं। बट आपको ये करके देखना है। मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन है, उस मशीन को हम कनेक्ट करते हैं। ओके, मेरे पास ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड उबंटू का मशीन है, हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। ओके, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट मशीन, जो भी हमारे पास जितने भी हम मशीन क्रिएट किए हैं उस मशीन को हमको सिलेक्ट करना है, एंड देन क्लिक स्टार्ट। जैसे हमें स्टार्ट करेंगे तो ये मशीन हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमारा होस्ट मशीन, विंडोज मशीन के अंदर लिनक्स मशीन फिर से हमारा क्रिएट हो चुका है। जैसे वर्चुअल बॉक्स में हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते, वैसे ही वीएम वेयर यूज करके भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये वर्चुअल वीएम वेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी हम देखते हैं। वीएम वेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है, जस्ट इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद एक विजार्ड खुल जाएगा, उस विजार्ड को हमको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये जो वीएम वेयर है, वीएम वेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको रैम कम एलोकेट करने की वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये VMware EXE जो है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
ओके, ये अपना VMware का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। ओके, ये VMware ये वर्कस्टेशन प्लेयर, इसको जैसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट जो भी जब भी ओपन हो जाएगा तब हमको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करना है। जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगे उसको वैसे ही छोड़ दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये एक इंस्टॉल विंडोज हाइपरवर्जन प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आता है। ओके, तो इसमें ये जो भी अपना होस्ट मशीन रहता है उस होस्ट मशीन से उसको वर्चुअलाइजेशन करने के लिए एक टूल होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है, तो इसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे तब ये हाइपरवाइजर एक जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट से दिया हुआ, तो ये इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो इसको भी हम चेक करते हैं एंड देन क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट। एंड बाकी जो भी ऑप्शन रहेंगे वो डिफॉल्ट रख के हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉलेशन है, इसलिए अपग्रेड का ऑप्शन पूछ रहा है। यहाँ पे आपको फिनिश या फिर इंस्टॉल ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। पूरा जो भी इंस्टॉलेशन है इंस्टॉलेशन इसमें हो जाएगा।
ये इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगा. ओके, जस्ट आई विल बी बैक.
हेलो, देखो ये अभी वर्चुअल मशीन जो है VMware भी इंस्टॉल हो चुका है। ओके, ये जैसे ही VMware इंस्टॉल हो गया तो ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और जैसे हमने वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स हमने कॉन्फ़िगर किया था उबुंटू, ओके, वैसे ही ये वर्चुअल मशीन VMware वर्कस्टेशन 17 प्लेयर ये खोलना होगा। 17 इज अ वर्जन नंबर, ओके, तो वो 17 ऐसा कुछ नाम नहीं है, दैट इज जस्ट ओनली वर्जन नंबर। तो ये 16 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये सिर्फ हमको वर्चुअल VMware वर्कस्टेशन ये हमको चाहिए। ओके, जैसे ये खुल जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन कमर्शियल यूज ओनली, तो इसको पर्सनल यूज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमको कोई पे करने की जरूरत नहीं, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। बट ये अगर हम इसको कमर्शियल यूज करेंगे, ओके, जैसे कि हमारा कोई प्राइवेट क्लाउड है, हमारा मशीन सर्वर है, उसमें अगर हमको ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करके अगर हम उसको बिजनेस पर्पस यूज करेंगे देन इट विल बी चार्जेबल। ओके, तो उसके लिए हमको लाइसेंस लेना होगा, अदरवाइज ये VMware जो भी कंपनी है ये हमको फाइन भर सकती है। ओके, तो उतना ही हमको करना है, बट फ्री हमको, तो हम तो सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, तो इसके लिए कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन वर्चुअल मशीन का एक इमेज फॉर्मेट भी होता है, वो भी हम मशीन खुल जाएगा। तो क्लिक ऑन द वर्चुअल मशीन, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, इंस्टॉल और डिस्क, अगर हमारे पास फिजिकल अगर ड्राइव वगैरह होता है तो वहां से भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज इंस्टॉलर डिस्क इमेज, ओके, जैसे कि ISO जो फाइल हमने डाउनलोड किया है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन ब्राउज। उसके बाद आपका जो भी लिनक्स का जो भी ISO फाइल रहेगा उस ISO फाइल को हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो ये मेरा ई ड्राइव में है, आई विल जस्ट गो टू द माई PC, और उसके बाद ये मेरा ई ड्राइव है। इस ई ड्राइव में मेरे पास ये रेड हैट लिनक्स है और सॉफ्टवेयर के अंदर आई हैव द उबुंटू, तो उबुंटू हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओपन। ओपन करने के बाद ये हमारा डिस्क इमेज जो है select हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये हमको कुछ पूछेगा, जैसे कि ये विंडोज, ये OS जब हमारे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल होगा तब हमको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होगी। ओके, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे रख सकते हैं। यूजर नेम जो हमको चाहिए वो रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं मेरा नाम रखता हूँ, पासवर्ड आपको सेट करना होगा, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। जैसे आप एक नेक्स्ट करोगे देन इस वर्चुअल मशीन को कौन सा नेम देना है, दैट नेम वी कैन मेंशन हियर। ओके, तो अभी इसको हम देखते हैं डेवऑप्स, ओके, जो हमने वर्चुअल बॉक्स में भी दिया था। उसके बाद ये लोकेशन, जैसे हमने वर्चुअल बॉक्स में देखा था कि जो भी ये वर्चुअल मशीन बनेगा तो इसका फाइल फोल्डर कहाँ पे रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे रहेगा, स्टोरेज कहाँ पे कॉन्फ़िगर रहेगा, उसके लिए हमको ये लोकेशन जो है लोकेशन क्रिएट करना है। ये फोल्डर क्रिएट करके उस फोल्डर में ये इस वर्चुअल मशीन का डेटा हम वहाँ पे रख सकते हैं। देन ये इसको करो क्लिक नेक्स्ट, एंड देन स्टोरेज कितना चाहिए, ओके, वो स्टोरेज जितना हमारे पास अवेलेबल है वो स्टोरेज हम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। तो देखो अभी मेरे पास 25 GB अवेलेबल है, तो 24 GB है, तो इसमें हम 10 GB कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं 10 GB, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, सिंगल फाइल में होना चाहिए या फिर अलग अलग फाइल में होना चाहिए, तो इसको हम ये सिंगल फाइल में ही करते हैं। ओके, सिंगल फाइल, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। कस्टमाइज हार्डवेयर, बाय डिफॉल्ट ये हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, बट इसका हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मेमोरी 4 GB अलोकेट हो चुका है, उसके बाद अदर डिवाइसेस में CPU जो है 2 कोर CPU इसको अलोकेट हो चुका है। इतना हमको नहीं चाहिए तो कॉन्फ़िगर हम इसको कर सकते हैं। तो कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे जो भी हमारे पास हार्ड डिस्क, सॉरी, स्टोरेज जितना अवेलेबल रहेगा बेस्ड ऑन दैट ये स्टोरेज हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो 2 GB हम इसको देते हैं, 2048। ओके, उसके बाद जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर यहाँ पे 2 CPU अलोकेट किया है, तो 2 CPU ज्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे 1 CPU रखते हैं। okay, तो ये 2 GB हमारा मेमोरी हो गया, देन प्रोसेसर में हमने सिलेक्ट किया 1 CPU, एंड देन क्लिक फिनिश। ओके, जैसे ही हम ये फिनिश करेंगे तो हमारा जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा, और ये वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा अपने आप।
तो देखो ये जो वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल मशीन इस फोल्डर में बन चुका है। ओके, जैसे कि ये मेरा लोकेशन जो है उस लोकेशन में बन चुका है। तो हम इसको इस फोल्डर भी देखते हैं कि ये कैसे लोकेट होगा। तो ये सी ड्राइव में यूजर का फोल्डर रहेगा आपका, यूजर्स। उसमें आपका जो भी यूजर रहेगा उस यूजर का फोल्डर रहेगा। दिस इज विलास माई पीसी। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्चुअल बॉक्स के लिए है, और दूसरा जो है ये हमको मिल जाएगा वन ड्राइव, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, और इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये इसका जो लोकेशन रहेगा वो लोकेशन कौन सा था लोकेशन, ओके। इनसाइड दिस वर्चुअल मशीन्स, ये अलग अलग जितने भी वर्चुअल मशीन रहेंगे वो सारे वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेवऑप्स हमने क्रिएट किया, तो ये डेवऑप्स का मशीन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और इसमें बाकी सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे कि स्टोरेज का फाइल बनेगा, एंड देन वर्चुअल मशीन के लिए जो जो कॉन्फ़िगरेशन लगता है वो सारे कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में यहाँ पे होते हैं। ओके, तो ये दिस इज नॉट रीडेबल, ये हमको समझ में नहीं आएगा, बट ये वर्चुअल मशीन जो भी VMware प्लेयर है ये यहाँ पे होता है। तो सिमिलरली जो हमने वर्चुअल बॉक्स का देखा था, वर्चुअल बॉक्स का सी ड्राइव में डायरेक्टली वर्चुअल बॉक्स VMs, इसके अंदर ये मिलेगा हमको ए डेवऑप्स। ओके, जो हमने क्रिएट किया था दैट इज द डेवऑप्स इंस्टेंस। तो ये फिजिकल डिवाइस में ये हमारा ओएस जो है ये ओएस कॉन्फ़िगर होता है, उसका फाइल्स और फोल्डर जो कहते हैं। तो जैसे देखो ये वर्चुअल मशीन वीएम प्लेयर में भी ये शुरू हुआ, और ये वीएम प्लेयर में इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो चुका है। ओके, यहाँ पे भी जो हमने आईएसओ फाइल सिलेक्ट किया था वो आईएसओ फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और कॉन्फ़िगर होके हमको मिल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए हमारे पास ऑलरेडी वर्चुअल मशीन है, तो हम इसको जस्ट कैंसिल कर देते हैं। ओके, क्लिक ऑन देयर, क्लिक ऑन पावर ऑफ करने से ये वर्चुअल मशीन हमारा ऑफ हो जाएगा। ये चलते ओके, सॉरी नेटवर्क डिस्टर्बेंस आया था। ओके, तो इस तरह से वर्चुअल बॉक्स यूज करके वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware यूज करके हमने वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करना ये हमने सीख लिया। तो अभी जो है अभी इस मशीन को एक्सेस कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऑलरेडी जो मशीन था उबुंटू का, ये मशीन हमने इसको स्टार्ट किया है। ओके, अभी इस मशीन के अंदर हम लॉगिन करते हैं, जैसा हमारा लैपटॉप या फिर पीसी हम ओपन करते हैं। ओके, सिमिलरली वैसे ही ये वर्चुअल मशीन जो है वर्चुअल मशीन हमको हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, रिमोटली जस्ट हम इसको एक्सेस करते हैं। तो इसमें भी हम लॉगिन कर सकते हैं, इसमें पूरा एक्सेस कर सकते हैं जो भी मशीन है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो उबुंटू है, उबुंटू जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें एडिशनल हमको यूआई भी मिलता है। ओके, जो हमने इंस्टॉल किया था उबुंटू AWS के अंदर, ओके EC2 इंस्टेंस के अंदर, ओके वहां पे हमको सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाए थे। बट जब हम वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर हम इसका GUI भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हमको मिल जाएगा, जिसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, फाइल फोल्डर खोलना है, कोई एप्लीकेशन खोलना है, दैट वी कैन इजीली मैनेज।
ये हो गया हमारा बेसिकली ये जो भी लिनक्स का कॉन्फ़िगरेशन या फिर लिनक्स का सेटअप कैसे करते हैं ये हमने देखा। बट इस मशीन को रिमोटली एक्सेस करने के लिए कुछ हमको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। जैसे कि हमने EC2 इंस्टेंस को पुट्टी के थ्रू हमने कनेक्ट किया था, उसके लिए बाय डिफॉल्ट AWS जो है, AWS ये ओपन एएसएस जो सर्वर है, सर्वर कॉन्फ़िगर करके हमको देता है। ओके, उसके बाद हम पुट्टी के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट हम अगर हमारे पास वर्चुअल मशीन नहीं है, हमने खुद अगर कॉन्फ़िगर किया है वर्चुअल मशीन, तो उसके अंदर हमको ये SSH सर्वर जो है कॉन्फ़िगर करना होगा। अदरवाइज इस इंस्टेंस को हम रिमोटली कनेक्ट नहीं कर सकते। रिमोटली कनेक्ट करने के लिए ओपन SSH या फिर SSH का कोई भी सर्वर रहेगा, वो सर्वर हमको कॉन्फ़िगर करना होगा। ओपन SSH एक SSH सर्वर है, उसका यूज करके हम इस इंस्टेंस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए रिमोट शेल जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, पुट्टी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो देखो ये खुल गया, यहाँ पर टर्मिनल है। अगर यहाँ पर टर्मिनल अवेलेबल नहीं होता है तो ये टर्मिनल हम ये जो मेनू का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको टर्मिनल खोजने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। सो यू कैन जस्ट क्लिक हियर, टाइप टू सर्च। तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके टर्मिनल हमको ढूंढना है। ओके, यू कैन जस्ट सर्च टर्मिनल। उबंटू में उसको टर्मिनल बोला जाता है, बाकी शेल बैश ऐसा भी हो सकता है। तो ये टर्मिनल हमको खोलना है। विंडोज में हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, CMD, राइट। तो इस तरह से अलग अलग OS में ये कमांड लाइन जो भी टूल रहेगा अलग अलग होता है। तो उबंटू में इट्स अ टर्मिनल। EC2 इंस्टेंस में जो लिनक्स हमने यूज किया था, तो उसको जो जो हमने कमांड्स रन करके देखे थे, वो सारे कमांड्स आप इस टर्मिनल के थ्रू भी यूज करके देख सकते हो। इसमें रैम थोड़ा सा कम होने की वजह से, CPU कम होने की वजह से इसका थोड़ा सा स्पीड जो है कम होता है। तो आपके मशीन में अगर ज्यादा स्पेस है, ज्यादा रैम है, मेमोरी है, तो आप 2 GB भी इसको अलोकेट कर सकते हो, 2 GB 4 GB अलोकेट कर सकते हो, तो इसका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। ओके, जो जैसे कि देखो अभी LS, इसमें लिस्टिंग वगैरह हमको मिल जाएगा। जो जो कमांड्स हमने देखे थे वो सारे कमांड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो बिकॉज दिस इज वेरी सिमिलर टू द EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस में जो हमने लिनक्स कनेक्ट किया था वो और ये एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज वहां पे भी हमने उबंटू OS सिलेक्ट किया था और यहाँ पे भी हमने उबंटू OS जो है सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो ये उबुंटू OS इस तरह से काम करेगा। बट अभी देखो ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस को हमको रिमोटली कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए कुछ हमको कॉन्फ़िगरेशंस करना होगा। तो वो क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो इसमें बेसिकली हमको SSH सर्वर जो है इंस्टॉल करना होगा। तो ये SSH सर्वर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास पैकेज है। ओके, वो पैकेज हम यूज कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शंस है, एक सर्वर और एक क्लाइंट, दोनों भी हमको इंस्टॉल करने होंगे। तो इसके लिए, इसके पहले हमको APT अपडेट करना होगा। जो भी पैकेज हमको इंस्टॉल करना है उससे पहले लेटेस्ट वर्जन हमारे पास सिकअप होना चाहिए, इसलिए हम APT अपडेट कर सकते हैं। तो इसको जस्ट हम बेसिक करते हैं, sudo APT अपडेट। जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये पासवर्ड पूछेगा। जो रिमोट मशीन था उसमें हमने SSH सर्विस के थ्रू हमने कनेक्ट किया था, इसलिए वहां पे पासवर्ड नहीं पूछा था। बट ये हमारा लोकल वर्चुअल मशीन है, इसीलिए जब हम लॉगिन करते तो उस टाइम पे भी हमने पासवर्ड डाला था। सो ये पासवर्ड हमको पूछेगा।
ओके अभी हमको करना है नेक्स्ट इज ये sudo apt इंस्टॉल। ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है, कमांड हमको डायरेक्टली टाइप करने होंगे। ओके तो हम यहाँ पे करते हैं sudo apt इंस्टॉल ओपन ssh सर्वर। ओके ये पहले ही इंस्टॉल था इसलिए यहाँ पे ये इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आया, बट जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे देन ये आपको कंफर्मेशन के लिए भी पूछेगा, वहां पे आपको वाई प्रेस करके इंस्टॉल करना होगा। ओके जैसे हमने देखा था nginx सर्वर इंस्टॉल करते टाइम। ओके सिमिलरली कोई भी अगर पैकेज हमको इंस्टॉल करना है तो इस तरह से हमको उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो अभी ये जो SSH सर्वर है, SSH सर्वर तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी हमको इसको SSH सर्वर के थ्रू हमको कनेक्ट इस इंस्टेंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो भी EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने पुटी यूज किया था। तो सिमिलरली अभी ये जो हमारा वर्चुअल मशीन है, इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए भी हम पुटी का यूज कर सकते हैं। पुटी को यूज करके ये वर्चुअल मशीन हम दे सकते हैं। ओके अभी हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ls करके देखते हैं कि यहाँ पे कौन से फोल्डर्स है। जैसे कि देखो अनसीबल, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ये ऐसे कुछ फोल्डर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके और हम अभी पुट्टी को खोलते हैं। पुट्टी को खोल के हम इसको कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट करने के पहले हमको इस मशीन का आईपी एड्रेस जानना जरूरी है, बिकॉज विदाउट आईपी एड्रेस वी कैन नॉट कनेक्ट एनी इंस्टेंस। जैसे कि EC2 इंस्टेंस था, EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए हमको EC2 इंस्टेंस का जो भी आईपी एड्रेस था, पब्लिक आईपी, वो हमको चाहिए था। वैसे ये जो वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल मशीन और हमारा मशीन एक ही नेटवर्क में है, तो प्राइवेट आईपी भी हमको चल जाएगा। तो हम इसका आईपी एड्रेस देखते हैं। आईपी एड्रेस देखने के लिए देयर इज ऑप्शन आईपी कॉन्फिग। ओके आईपी कॉन्फिग ये कमांड हमको चलाना होगा। जैसे ओके आईपी कॉन्फिग नहीं है इंस्टॉल, तो यहाँ पे हम आईपी स्पेस ADDR, ओके आईपी एड्रेस के लिए आईपी ADDR हम ये कमांड रन कर सकते हैं। जैसे ये कमांड रन करेंगे देन हमको यहाँ पे ये अलग अलग जो इसमें कार्ड होते हैं वो कार्ड हमको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लोकल का कार्ड होता है येलो, उसके बाद ENP0S, ये हमारा ये वर्चुअल इथरनेट कार्ड होता है। जैसे कि लैन केबल होता है, वैसे लैन केबल के जैसे एक वर्चुअल कार्ड होता है ये कार्ड। और इस कार्ड का जो है यल नेट, ओके यहाँ पे हमको मिल जाएगा इसका आईपी एड्रेस। तो इसका जो ये वर्चुअल मशीन का जो आईपी एड्रेस है दैट इज 192.168.131.189। दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ दिस मशीन। तो इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए हमको ये आईपी एड्रेस यूज करना होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं पुट्टी। पुट्टी को जैसे आप ओपन करो, ओपन करने के बाद ये जो इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है, ये एज अ होस्ट नेम हमको यहाँ पे यूज करना है 192.168.131.189। दिस इज द आईपी एड्रेस। उसके बाद इसको लॉगिन करने के लिए हमको कुछ क्रेडेंशियल्स ऐड करने होंगे। ओके तो ये ऑथ में जाके हम क्रेडेंशियल्स ऐड कर सकते हैं, या तो फिर हम इसको ऑन दी फ्लाई कनेक्ट करेंगे। ओके आईपी एड्रेस डालते हैं एंड देन क्लिक ओपन। जैसे हम ये ओपन करेंगे तो ये पुट्टी के साथ इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके नेटवर्क कनेक्शन टाइम आउट, तो शायद मे बी आईपी एड्रेस गलत है, या फिर ये जो पोर्ट है ये पोर्ट ब्लॉक हो चुका है। फायरवॉल होता है मशीन में, तो फायरवॉल की वजह से ये ब्लॉक हुआ होगा। लेट्स ट्राई। वन 192.168.131.189। अगर ये कनेक्शन टाइम आउट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी होस्ट मशीन है या फिर हमारा जो खुद का मशीन है, वो मशीन और ये वर्चुअल मशीन, इसके बीच में कोई ब्लॉकर आ रहा है। ब्लॉकर इसलिए आता है कि फायरवॉल होता है। एक तो
हमारे मशीन में वो पोर्ट अवेलेबल ओपन नहीं है, या तो फिर ये जो भी वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल मशीन में वो पोर्ट अवेलेबल ओपन नहीं है। ओके, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है। कनेक्शन टाइम आउट का मतलब वही होता है कि इसमें वो पोर्ट ओपन नहीं है। अभी वो पोर्ट ओपन करने के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, या तो फिर ये जो मशीन है, ये मशीन हमारे नेटवर्क में नहीं है। दोनों मशीन हमारे एक नेटवर्क में चाहिए, तभी हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कंप्लीटली नेटवर्क रिलेटेड पार्ट है। तो नेटवर्क रिलेटेड पार्ट हम कल के सेशन में कवर करेंगे, बिकॉज उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट है, वो पार्ट पूरा कवर नहीं होगा। तो नेटवर्क का जो पार्ट है, नेटवर्क का कंप्लीट जो पार्ट है, वो हम कल कवर करेंगे। तो अभी तक का जो भी पार्ट है, ओके, जैसे कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, वर्चुअल मशीन सेटअप करना, और इस वर्चुअल मशीन में लिनक्स के कमांड चलाना, ओके, तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम इसमें कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, और कल हम नेटवर्किंग देखेंगे। लिनक्स में जो भी नेटवर्किंग है, वो नेटवर्किंग किस तरह से होता है, नेटवर्किंग का कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। लिनक्स मशीन में, हमारे उबंटू मशीन में फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, फायरवॉल में कौन सा पोर्ट ओपन करना है, कौन सा पोर्ट ब्लॉक करना है, एप्लीकेशन कैसे ब्लॉक करना है, ये सारी चीजें। और रिमोट में जो भी शेल, सॉरी, एसएसएच की जो होता है, एसएसएच की कैसे क्रिएट करना है, वो भी हम जो है डिटेल में देखेंगे कल के सेशन में। अभी इस सेशन में अगर कोई किसी को डाउट है लिनक्स मशीन, वर्चुअल मशीन सेटअप कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप पूछ सकते हो।